हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 19 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व के भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आग्नेय अंतर्वेधन आकार, लैकोलिथ लेंस के आकार का, लेपोलिथ तस्तरी के आकार का, फैकोलिथ गुंबद के आकार का। इसके बारे में मैंने आपको ज्वालामुखी अंतर्वेदी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ाया था और वहां पर आपको सब डिटेल में बताया गया था, आपको नोट्स भी बनवाए गए हैं। तो बात कर लेते हैं लैकोलिथ की। तो लैकोलिथ गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जो पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ लैकोलिथ जो है लेंस के आकार का नहीं होता है बल्कि गुंबद के आकार का होता है। तो पहला वाला युग्म आपका गलत है। लेपोलिथ ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यदि वह किसी तस्तरी के आकार में जम जाए जिसका अवतल आसमान की तरफ हो तो यह लेपोलिथ कहलाता है। तो यहां पर लेपोलिथ के बारे में सेकंड वाला युग्म सही है। तीसरा वाला युग्म जो है यहां पर बताया गया फैकोलिथ के बारे में। तो फैकोलिथ आग्नेय चट्टानों का एक लेंस नुमा पिंड होता है, यानी ये लेंस नुमा एक पिंड होता है। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है अब आपका, तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना है। सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तो सर्दियों की जो मेघविहीन लंबी रात शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है सेकंड का सी। ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तीसरा प्रश्न है अब आपका, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? मानसून की प्रकृति व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर न होकर स्पंदनशील है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति होती है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। मानसून का निवर्तन धीरे धीरे होता है और यह मानसून के आगमन से अधिक समय लेता है। मानसून की प्रकृति व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर न होकर स्पंदनशील है, जो गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्रों के मार्ग में आने वाली विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर बिल्कुल सही है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में कमी की प्रवृत्ति होती है, यानी जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाता है उसमें नमी कम होती जाती है, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी घटने लगती है। आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच या स्थिराकृति द्वारा नियंत्रित होती है, यानी पर्वत पठार वगैरह जो हैं ये भी मानसून को नियंत्रित करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा वाला कथन आपका जो है, मानसून का निवर्तन धीरे धीरे होता है और यह मानसून के आगमन से अधिक समय लेता है। मानसून की वापसी या निवर्तन मानसून के आगमन की तुलना में अधिक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है। भारत में उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में होती है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके चारों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, 1, 2, 3 और 4। चौथा प्रश्न है आपका, मानसून के निवर्तन की ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इस ऋतु के दौरान गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की सक्रियता में काफी तेजी से गिरावट होती है। स्वच्छ आसमान, उच्च तापमान और आर्द्र भूमि का मिश्रण उत्तरी भारत में कार्तिक मास की ऊष्मा की स्थिति उत्पन्न करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून निवर्तन की ऋतु कहा जाता है और इसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। सितंबर के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
सेकंड वाला कथन आपका गलत है। यहां पे लिखा हुआ है इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की सक्रियता में काफी तेजी से गिरावट आती, गिरावट नहीं आती है बल्कि वृद्धि हो जाती है। आप लोगों को पता है बंगाल की खाड़ी या समुद्र जल्दी गर्म नहीं होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो ये सितंबर के महीने तक समुद्र का जो टेम्परेचर है यानी बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है और उसी समय ये लौटता हुआ मानसून भी होता है। तो यहां पर चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न हुए चक्रवात जो हैं ये आपके कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर भयंकर तबाही मचाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। स्वच्छ आसमान और उच्च तापमान और आर्द्र भूमि का मिश्रण उत्तरी भारत में कार्तिक मास की ऊष्मा की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि अभी भी जमीन में नमी होती है। तो लौटता हुआ जो मानसून है इसकी वजह से क्या होता है, मौसम काफी कष्टकारी महसूस होता है। तो इसको कार्तिक मास की ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, संप्राय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अपर्दन के एक सामान्य चक्र के उपांतिम या अंतिम उत्पाद को संप्राय मैदान कहा जाता है। संप्राय मैदान की विशेषता अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों सहित एक ऊबड़ खाबड़ भूतल होता है। देखिए क्रमिक क्रम में नदी घाटियों का प्रगतिशील विकास होता है और संपूर्ण जो भू क्षेत्र है वो उत्तरोत्तर 3 क्रमिक अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है और अंततः यह ऊबड़ खाबड़ सतह के साथ आकृतिविहीन मैदान में रूपांतरित हो जाता है, जिसको संप्राय मैदान के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए जो संप्राय मैदान होते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि संप्राय मैदान की विशेषता क्या है, अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों सहित एक ऊबड़ खाबड़ भूतल होता है जिसे मोनोडोनॉक्स कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। बृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है। किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारी चक्र होता है यदि वहां प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या एक निम्न ज्वार होता है। निम्न ज्वार एवं उच्च ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है बहाव कहलाता है। देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वारी उभार अधिकतम होगा और इसको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। और ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक तो पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका दैनिक ज्वारी चक्र की बात हो रही है। तो दैनिक ज्वारी जो चक्र है उसमें एक दिन में केवल एक उच्च आएगा और एक लो टाइड, यानी एक हाई टाइड होगा और एक लो टाइड होगा। यानी पूरे दिन में केवल 2 ही आपको टाइड देखने को मिलेंगे, एक लो और एक हाई। यहां पर बात हो रही है कि यहां पर प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या फिर एक निम्न। इस हिसाब से आपका सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा। या तो का मतलब यहां पर क्या निकल कर आया, या तो का मतलब निकल कर आया कि एक दिन में, मान लीजिए आज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मंडे का दिन है, तो यहां पर अगर या तो की अगर बात करें तो मंडे को अगर मान लेते हैं केवल एक हाई टाइड ही आएगा और अगला वाला टाइड, लो टाइड जो है ये अगले वाले दिन यानी कि ट्यूसडे को आएगा। यहां पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये निकल कर आ रहा है। जबकि यहां पर बात क्या हो रही है कि एक ही दिन में यानी एक सिंगल डे में मंडे में ही आपको हाई टाइड भी देखने को मिलेगा और लो टाइड भी देखने को मिलेगा। दैनिक ज्वार जो होते हैं इनकी जो ऊंचाई है लगभग समान होती है, यानी हाई टाइड और लो टाइड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन इस हिसाब से गलत हो जाएगा। यहां पर आपके तीसरे वाले कथन की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है बहाव कहलाता है। देखिए तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है नहीं है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है तो बहाव नहीं कहलाता है बल्कि वो भाटा कहलाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 6वें का ए, केवल 1। 7वां प्रश्न है आपका, इसका उद्गम स्थल चेमा युंगदुंग हिमनद है। यह भारत के पहले नदीद्वीपी जिले के चतुर्दिक स्थित है। यह संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन का आवास है। इसके डेल्टा के चारों ओर सुंदर वन के मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। भारत में सबसे लंबा पुल इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी पर बनाया गया है। देखिए यहां पर बात जो हो रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी की हो रही है और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसी पर आपका एक नदी द्वीप स्थित है, माजुली नदी द्वीप, और माजुली भारत का पहला ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से एक द्वीप है और इसे 2016 में द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। इसके अलावा ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और असम राज्य में नव वैष्णववाद संस्कृति के लिए ये प्रसिद्ध स्थान भी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका 7वें का, ये ब्रह्मपुत्रा। 8वां प्रश्न है आपका, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कानपुर और दिल्ली में सूक्ष्म कण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों का स्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जीवाश्म ईंधन का दहन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। यह वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता द्वारा निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में से एक है। यह अम्लीय वर्षा में एक प्रमुख योगदान करता है। मानव गतिविधियों से उत्पन्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, जिनमें आपका कोयला, गैस और तेल का दहन शामिल है। इसके अलावा विशेष रूप से वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये प्रतिदिन का जो है AQI निकालता है, यानी प्रतिदिन का AQI की मेजरमेंट करता है। तो यह वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता द्वारा निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में से एक है। और जो आपका AQI है, तो AQI में आपके जो शामिल किए गए हैं पार्टिकुलेट मैटर, उनमें आपका PM10 से लेकर PM2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा सीसा, अमोनिया और यहां पर कुछ और प्रदूषक जो हैं वो भी इसमें रखे गए हैं, जिनकी प्रतिदिन निगरानी की जाती है, यानी जिनका AQI पर डे निकाला जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। तीसरे वाली अगर कथन की बात करें तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यह अम्लीय वर्षा में एक प्रमुख योगदान करता है, यानी यहां पर NO2 और अन्य अम्लीय वर्षा निर्माण के लिए वातावरण में जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं और ऐसे करके अम्लीय वर्षा में ये योगदान देते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है 8वें का D, 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है अब आपका, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित है। जलवायु क्षेत्र है और एक तरफ क्षेत्र है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार AS, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार AW, दंडकारण्य पठार, ध्रुवीय प्रकार हिमाचल प्रदेश। देखिए आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। AS जो है वो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है और यहाँ की जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु होती है। वहीं AW की बात करें तो AW जो है आपका ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु होती है और कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, जिसमें आपका दंडकारण्य पठार भी शामिल है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु है, यानी E टाइप की जो जलवायु जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 9 का D, यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रक्रिया लिखी है, दूसरी तरफ उसका वर्णन है, तो आपको यहां पर सही युग्म सुमेलित करना है। अवक्षालन, घुले हुए मृदा पदार्थों का निचले स्तरों में संचय। संपोहन, जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन। विसिल्कन, मृदा से सिलिका का अलग होना। मृदा विज्ञान में अवक्षालन मृदा पदार्थों का वर्षा जल के द्वारा मृदा के ऊपरी स्तरों से निचले स्तर में चले जाने को कहते हैं, यानी कि जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन जो है यह अवक्षालन कहलाता है। संपोहन का मतलब क्या है कि निचले स्तरों में जो पदार्थ ऊपरी स्तरों से नीचे की ओर गया है, यानी कि अधोमुखी परिवहन हुआ है, अगर वो निचले स्तरों में जमा हो जाए या फिर उसका संचय हो जाए, वहां पर जमा या संचय हो जाए, तो उसको संपोहन कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा युग्म दोनों ही गलत है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। उच्च वर्षा क्षेत्रों में जहां मृदा से सिलिका अलग हो जाती है तो उसको विसिल्कन कहते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 10वें का D, केवल थर्ड। 11वां प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी घाट से होते हुए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों से गुजरना होगा।
देखिए ध्यान देना, इस तरह के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर अगर आपने मैप प्रैक्टिस की है, अगर आपने अच्छे से ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ा है, उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, तब तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपके रटे रटाए ज्ञान से संबंधित नहीं है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से संबंधित है। अगर आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है तो उस अकॉर्डिंग आप इसे कर पाएंगे। जावेदी पहाड़ियाँ, गरजात पहाड़ियाँ, सिरुमलाई पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ियाँ। देखिए अगर यहाँ पर बात करें एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जावेदी पहाड़ियों की। तो जावेदी पहाड़ियाँ जो हैं दक्षिण पूर्वी भारत में तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई जिलों के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं और ये पूर्वी घाट का विस्तार है। तो जावेदी पहाड़ियों की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गडजात पहाड़ियों की। तो गडजात पहाड़ियाँ ओडिशा की उच्च भूमियों के रूप में जानी जाती हैं और यह एक पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण निचली पहाड़ियों, पठारों, कटकों और घास के मैदानों की एक श्रृंखला से हुआ है और ये ओडिशा के उत्कल मैदानों से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मैदानों तक ये विस्तृत है। तो गडजात की पहाड़ियों के बारे में आपने जान लिया। अगला है सिरुमलाई पहाड़ियाँ। देखिए सिरुमलाई पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट की अंतिम पर्वत श्रृंखला है और यह एक मध्यम जलवायु वाला सघन वन क्षेत्र है। शेवराय पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ियों की बात करें तो ये तमिलनाडु में एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और यह पूर्वी घाट के प्रमुख हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक रूप से वनों से प्राप्त कॉफी और खट्टे फलों के अतिरिक्त विशेष रूप से संतरे बहुतायत में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो आपकी गडजात जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ी कुछ अलग पड़ जाती हैं क्योंकि ये ओडिशा में पड़ती हैं। ध्यान देना, ये जो पहाड़ी है ये ओडिशा में पड़ती है। बाद बाकी आपकी अगर हम बात करें जावेदी की बात करें ये भी तमिलनाडु में है। सिरुमलाई की बात करें ये भी आपकी तमिलनाडु में पड़ रही है और शेवराय की बात करें ये भी तमिलनाडु में पड़ रही है। तो अगर आप कोई व्यक्ति पूर्वी घाट से होते हुए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, यानी कि अगर मैं एक यहाँ पे डमी मैप बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट में ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु का है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ से व्यक्ति यात्रा कर रहा है इस साइड से, तो इस वजह से ओडिशा वाला जो रीजन है ये निकल जाएगा क्योंकि व्यक्ति आंध्र प्रदेश से यात्रा कर रहा है ना कि ओडिशा से। तो ओडिशा वाली जो गडजात पहाड़ियाँ वो निकल जाएंगी। तो बाद बाकी ये जावेदी, सिरुमलाई और शेवराय इसमें रास्ते में पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 11 का सी। केवल 1, 3 और 4। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, मड फ्लो को बढ़ावा देती हैं? तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढलान, ऊपरी सतह पर असंबद्ध पदार्थों की उपस्थिति, पर्याप्त जल की रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति, वनस्पति का अभाव। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो मृदा प्रभाव होता है, अर्थ फ्लो है, और दूसरा है मड फ्लो। अर्थ फ्लो में क्या होता है? अर्थ फ्लो की जो प्रक्रिया है इसको अधिकांशतः वर्षा से प्राप्त अतिरिक्त जल द्वारा बढ़ावा मिलता है ताकि पदार्थ जल से अति संतृप्त हो सके। वहीं अगर पंख प्रभाव की बात करें यानी मड फ्लो की बात करें तो पंख प्रभाव ये इसमें जल की मात्रा यानी पंख प्रवाह जो होता है तो पंख प्रवाह में जल की मात्रा मलबा प्रवाह और मृदा प्रवाह की तुलना में अधिक होती है। जलोढ़ नदियों की घाटी के किनारों पर पंख प्रवाह काफी आम बात है और इससे उत्पन्न मलबा, जिसको पंख कहा जाता है, इसको नदियों द्वारा संचरित किया जाता है। पंख प्रवाह को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों में आपका तीव्र ऊर्ध्वाधर ढलान है, ऊपरी सतह पर असंबद्ध पदार्थों की उपस्थिति है, पर्याप्त जल की रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति है और वनस्पति का अभाव है। यानी ये सभी कारक उत्तरदायी हैं। तो आपका सही आंसर है 12 का डी। 1, 2, 3 और 4। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मृदा के निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं? लवड़ी मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा। देखिए शुष्क मृदाएं सामान्यतः संरचना में रेतीली और प्रकृति में लवड़ी होती हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से होने वाले वाष्पीकरण के कारण इनमें नमी और ह्यूमस कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर जो शुष्क मृदाएं होती हैं इनमें नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण इनके निचले संस्तरों में कंकड़ की परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 13 का डी वाला, शुष्क मृदा। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खदानों से प्राप्त चट्टानें, उल्काएं। देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात हो रही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में कौन से हमें जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी उद्गार और खदानों से प्राप्त चट्टानें जो हैं ये आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग की संदर्भ में प्रत्यक्ष स्रोत हैं।
वहीं भूकंप और जो उल्काएं होती हैं ये आपके अप्रत्यक्ष स्रोतों में आती हैं। ये प्रत्यक्ष स्रोतों में पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं वो 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। वहीं ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं तो ये भी प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के एक अन्य प्रमुख स्रोत होते हैं। अप्रत्यक्ष जानकारी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष जानकारी में आपके भूकंप हैं या फिर उल्काएं वगैरह जो पृथ्वी पर आकर गिरती हैं उनसे हमें अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका केवल 14 का बी यानी केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है यहाँ पर 14 का बी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, गुरुत्व विसंगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान और गुरुत्वाकर्षण के प्रत्याशित मान के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। यह हमें पृथ्वी की भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के विषय में जानकारी देता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान एक समान नहीं होता है और यह ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान जो है पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का जो असमान वितरण है ये भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की रीडिंग अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इस कारण से गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान और गुरुत्वाकर्षण के प्रत्याशित मान के मध्य अंतर होता है और इस अंतर को गुरुत्वीय विसंगति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है और सेकंड कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं तो आपका सही आंसर है 15 का सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।